नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इन फोकस में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में सबसे ऊंचा दरबार या न्यायालय, उसमें जनता वकील और जज होती है। तो आज हर तरफ से मायूस होकर उसी अदालत का दरवाजा खटखटाने आए हैं। मुद्दा भी आप ही का है, जिस पर सरकार ने कह दिया कि कानून में सुधार या बदलाव की जरूरत नहीं है, जैसा है अच्छा है। क्या है, क्यों है? मुझे यकीन है कि लोकतंत्र में जिनका इंटरेस्ट है शिकायत करने के हक से ज्यादा, वो हमारे साथ रहेंगे। आप जिस्ट के साथ हैं, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। मुद्दे से पहले प्रॉब्लम बता दें। आम जानकारी है कि आम नागरिक के खिलाफ कोई भी छोटा मोटा पुलिस केस दर्ज हुआ तो पासपोर्ट मिलना मुश्किल, सरकारी नौकरी की सिक्योरिटी क्लियरेंस में मुश्किल। थोड़ा बड़ा केस हुआ तो समझिए ताउम्र ऐसे मामलों में टाटा बाय बाय खत्म। मगर ये आम नागरिक के लिए ग्राउंड रूल है। नेताओं के लिए कानून अगर ऐसे होते तो राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण जैसा एलिमेंट इस देश की सच्चाई नहीं होते। वैसे बुरा ना माने तो हमने, आपने और हर वोटर ने इस प्रथा को परवान चढ़ाने में खूब योगदान किया है। इतिहास गवाह है कि देश में दशकों से इस बीमारी को रोकने पे बहस, कमेटीबाजी, कमीशनबाजी हुई है, मगर नतीजा ढाक के तीन पात। हाल ही में सही दिशा में सही कदम उठने पर की जो कवायद हुई, उसमें पानी फिर गया। एक पीआईएल लगी सुप्रीम कोर्ट में कुछ साल पहले, जो चाहती थी कि देश में अपराध में दोषी पाए गए सांसद विधायकों को मिलने वाली सजा कड़ी कर दी जाए, उसमें इजाफा हो। मगर पीआईएल के खिलाफ नेता, सांसद, विधायक नहीं उतरे। खुद देश की केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर दिया, यानी एफिडेविट दायर किया और कहा कि अपराध में दोषी पाए गए सांसद या विधायकों को आज सजा जो मिलती है वो काफी है, उसे और सख्त या हार्श नहीं किया जाना चाहिए। यानी अपराध में दोषी पाए गए नेताओं के लिए बैटिंग कर गई सरकार। मामला समझने के लिए जड़ में जाना होगा, और जड़ में है इस देश का एक कानून। कोई सामान्य नागरिक जुर्म करने से क्यों डरता है, या कानून क्यों बनते हैं? इसलिए कि जुर्म करने से पहले कानून का डर हो, खौफ हो। अब अपराध से राजनीति में उतरने या राजनीति में रहते अपराध करने वालों को कवर करता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। उसका रेलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 8, जो एमपीज और एमएलएस के डिस्क्वालिफिकेशन, क्रिमिनल कन्विक्शन और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के स्टैंडर्ड्स की बात करता है, एथिकल स्टैंडर्ड्स की। अब क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 सेक्शन 8 क्लॉज 1? अदालत में साबित जो दोषी हो जाते हैं जनप्रतिनिधि किसी आईपीसी या अन्य धाराओं के तहत, वो डिस्क्वालीफाई होंगे। इसके आगे एक कैच आता है, ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जिन्हें जुर्म की सजा लंबी हुई हो। यानी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है वो कहता है कि अगर अपराध की सजा 2 साल से ज्यादा हो तब प्रतिनिधि 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होता है, 6 साल के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने देश की सबसे ऊंची न्यायालय में पीआईएल दायर की थी। तारीख थी 14 सितंबर 2016, तब की थी, और उस पर अब जाकर के बातचीत शुरू हुई है। और इसीलिए हमने अश्विनी उपाध्याय से बातचीत की लंबी इस पूरे मामले पे, वो अभी बाद में दिखाएंगे आपको। अब दोषी प्रतिनिधि को 2 साल की अगर सजा हो, तो आजीवन डिस्क्वालिफिकेशन की मांग करी थी अश्विनी उपाध्याय ने। अभी 6 साल है कि अगर किसी को कन्विक्शन होता है या दोषी ठहराया जाता है तो 6 साल के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इधर अश्विनी उपाध्याय जो पीआईएल करी, उन्होंने कहा कि उनको आजीवन रूप से उनको चुनाव में संलिप्त नहीं होने देना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि किसी पार्टी का मुखिया या इस तरह के पद नहीं मिलने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया उस समय। जब किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन से कहा कि भाई साहब रिस्पॉन्ड करिए कि आपकी क्या राय है इस मामले पे। अब सोचिए, पीआईएल हुई 2016 में और एफिडेविट आया हाल में, यानी 25 फरवरी 2025 में। खैर, मामला देर आए दुरुस्त आया होता
वो भी नहीं था। सरकार ने हलफनामे में ऐसी बात कही जिससे अपराधियों और नेताओं के दिल प्रफुल्लित हो गए। सरकार ने जो बचाव में उतरी तो उसने ये कहा कि आजीवन डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो ठीक नहीं होगा, यानी उसका विरोध किया, उसे अनड्यूली हार्श बताया। ये कहा कि ये ऐसे कानून तय करना संसद का हक है, ये कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला है, यानी कहा कोर्ट को इस मामले में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। मगर मोदी सरकार जो है वो क्लीन पॉलिटिक्स के वायदे करके चली थी। क्या हुआ? खासकर अभी बहुत वक्त नहीं गुजरा है जब 24 मार्च 2023 में एक मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी, कांग्रेस के जो आला नेता हैं, उनको सजा हुई थी 2 साल से कुछ ऊपर की। तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए, बाद में बहाल हो गए, बात अलग है। लेकिन बीजेपी ने उस समय जमकर जश्न मनाया था, खूब लताड़ा था कांग्रेस और राहुल गांधी को। इससे पहले लालू यादव बिहार में, जय जयललिता तमिलनाडु में, लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल, उत्तर प्रदेश के आजम खान, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और 11 अन्य ऐसे हैं जो इसी कानून के तहत डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, मगर सब 6 साल के लिए। यही नहीं, 2013 में राजनीति में सफाई की मांग देखते हुए राहुल गांधी ने एक धमकी दी थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनमोहन सिंह सरकार का एक ऑर्डिनेंस था, उसको फाड़ देने की बात कही थी। मामला याद करा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी पाए गए एमएलए एमपी बिना अपील के डिस्क्वालीफाई हों, उनको 3 महीने की अपील की मियाद थी। यूपीए सरकार ने उसके खिलाफ कानून लेकर के आई, एक ऑर्डिनेंस। राहुल गांधी ने कहा कि इसको फाड़ देना चाहिए। यानी 2013 में कांग्रेस और राहुल गांधी के पास भी मौका था कि हालात सुधारे जा सकते थे, कानून बन सकता था, मगर न तब हुआ, लगता है कि ना अब होगा। अब आइए हम जानते हैं कि जो धुआं होता है वो तभी दिखता है जब कहीं आग होती है। एक बात साफ है कि सरकारें नहीं चाहती कि इस दिशा में सख्त कानून बने। सख्त कानून बने, क्यों नहीं शुरू होती आर पार की जंग? इसके बड़े स्पेसिफिक कारण है, यानी एक बड़ा मोटा कारण है। वो है कि अगर आप उदाहरण के तौर पे देखें तो आपने, जनता ने 2024 में 543 सांसद चुने, आपका जनादेश था, सर आंखों पर सरकार बन गई। आपने ये जानते हुए ही वोट दिया कि 543 जीत के आए सिकंदरों में से 251 यानी 46% के खिलाफ आपराधिक केस है। वो एफिडेविट देते हैं, जनता को पता होगा। इनमें से 27 सांसद ऐसे हैं जो अपराधों में दोषी साबित थे। ये हम नहीं कह रहे, सांसदों के हलफनामे कहते हैं, जो उन्हें चुनाव लड़ते समय उन्होंने दाखिल किए थे। अब 543 में से 170 यानी 31% के खिलाफ रेप, मर्डर, किडनैपिंग, अटेम्प्ट टू मर्डर, महिलाओं के खिलाफ अपराध के सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। हल्के केसेस नहीं, 170 के खिलाफ। अभी तो कानून तोड़ने के मामले में मैंने तारीफ शुरू की है देश के कानून बनाने वालों की, और सुनते जाइए, यह मामला यही नहीं खत्म होता है। अगर 170 सांसदों के खिलाफ लोकसभा के सीरियस क्राइम के केसेस हैं तो उनमें से 4 के खिलाफ मर्डर यानी हत्या के मामले हैं, 27 के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस हैं, 15 के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट विमेन के केसेस हैं। ये महिलाओं के लिए कानून बनाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे कानून बनाते हैं। 4 के खिलाफ किडनैपिंग के केसेस हैं, 43 के खिलाफ 43 हेट स्पीच के केसेस हैं। ये नई बीमारी है। परेशानी है कि ज्यों-ज्यों इलाज किया गया है मर्ज वैसे ही बढ़ता गया, यानी बीमारी बढ़ी है। इस पे जितनी बात हो गई, तमाम कमीशन आ गए, तो एक राइजिंग ट्रेंड इन क्रिमिनल केसेस यहां बनता है। अब 2024 में मैंने आपको बताया कि 251 लोकसभा एमपीज के खिलाफ यानी 46% के खिलाफ आपराधिक मामले थे। 2019 चलिए, 233 सांसद 43%, 214 185 एमपी 34%, 2009 162 सांसद 30%, 2004 125 सांसद 23%। अब आप मिला लीजिए कि 20 साल में कितना बढ़ गया ये इंस्टेंस की अपराधी केसेस वाले
लोग सांसद पहुंचने लगे। घबराइए नहीं, ऐसा नहीं है कि आपकी आइडियोलॉजी को चोट हो रही है, हर पार्टी में ऐसे सूरमा हैं। बीजेपी को अगर देखें तो उसके 240 सांसद हैं, 94 एमपीज के खिलाफ, यानी 39% के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। कांग्रेस 99 सांसद में से 49 के खिलाफ ऐसे केसेस हैं, यानी 49% के करीब के। समाजवादी पार्टी 37 सांसद, 21 सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस, 45%। टीएमसी 29 सांसद, 13 एमपीज यानी 45%। डीएमके 22 सांसद, 13 एमपी के खिलाफ केसेस हैं, 59%। टीडीपी 16 एमपी हैं, 8 के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। शिवसेना 7 हैं, उनमें से 5 के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। ये हाल सांसदों तक सीमित नहीं है कि साहब की संसद में ही ऐसे लोग जा रहे हैं, देश की विधानसभाओं में भी यही हाल है। अभी 1-2 साल पहले आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश के टोटल विधायकों में से, अब अगर आप देखें तो इस देश में टोटल विधायकों की जो संख्या है वो करीब 4123 है, कुल संख्या। 4123 में से 1761 यानी 44% के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। 1136 एमएलए यानी 28% के खिलाफ सीरियस आपराधिक मामले हैं, सीरियस क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द एमएलएज आउट ऑफ 4123 एमएलएज इन द कंट्री। इनमें से 50% जो हैं वो बिहार के हैं, यानी बिहार के 50% के खिलाफ केसेस है। 40% महाराष्ट्र के विधायकों के खिलाफ है, उनमें से काफियों के खिलाफ क्रिमिनल चार्ज भी हैं। 24% दिल्ली के जो एमएलए हैं, यानी 17 आउट ऑफ 70, उन्होंने अपने एफिडेविट में डिक्लेयर किया है कि उनके खिलाफ सीरियस केस हैं साहब, मर्डर, सेक्सुअल असॉल्ट जैसे। 39% झारखंड और तेलंगाना में उनके खिलाफ सीरियस ऑफेंसेस हैं। 38% उत्तर प्रदेश के विधायकों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। 155 403 में से सीरियस चार्जेस फेस करते हैं। तो साहब आपने देखा कि कारण यह है कि सालों से, दशकों से क्रिमिनल केसेस वाले नेताओं के खिलाफ, एमपी और एमएलए के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं स्ट्रिक्ट होता? क्योंकि हर दल जानता है कि उसके रैंक एंड फाइल में ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ ऐसे केसेस हैं। अब हर राजनीतिक दल में इन सज्जन पुरुषों की मौजूदगी एक बड़ा काम करती है। हर मामले पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ बल्लम गदा लिए चलते रहते हैं, मगर चुनावों में सुधार ना लाना और अपनी तनख्वाह बढ़ाना, ये 2 मामले में पक्ष और विपक्ष के बीच भयंकर घनघोर एकता दिखती है। मैं इसीलिए यहां कहूंगा आखिर में कि 2 मुहावरे मेरे पास हैं यहां, कि एक तो यहां कुएं में नहीं नदियों में भांग घुली हुई है, दूसरा थोड़ा शाइस्ता बना करके कहूंगा, क्योंकि टीवी पे सब लोग देखते हैं कि इस एक हमाम में सबने बराबर के कपड़े पहने हुए साहब, तो कोई भी बदलना नहीं चाहता कानून। फिलहाल इस पूरे मामले पर हमने बात करी अश्विनी उपाध्याय से। जैसे हमने बताया था, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। इस मामले पे बहस बहुत पुरानी है, जैसे कि क्राइम और पॉलिटिक्स और इलेक्शंस का नाता बहुत पुराना है। इस पे इस देश में डिबेट भी बहुत पुरानी है, नेताओं और सरकारों की अनदेखी भी उतनी ही पुरानी है। लेकिन इस मामले पे हाल में डिबेट क्यों शुरू हुई? डिबेट शुरू हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दर्ज हुई कि साहब जो लोग कन्विक्ट हो जाते हैं उनको 6 साल की क्यों रियायत दी जाए, उनको आजीवन बार किया जाए चुनाव लड़ने से। और ये पीआईएल दर्ज की थी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट कवर करने वाले हलकों में उनको उपाध्याय जी के नाम से नहीं, पीआईएल मैन के नाम से जाना जाता है। उपाध्याय जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। ये बताइए कि आपको क्या नाराज़गी है बेचारे छोटे मोटे क्राइम किए हुए नेताओं से कि आप चाहते हैं कि 6 साल की जगह उन्हें पूरी ज़िंदगी बार कर दिया जाए? भारत के संविधान के प्रियम्बल में वर्ड यूज़ किया है डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र मजबूत तब होगा, लोकतंत्र तब बनेगा जब अच्छे लोग तंत्र में आएंगे। हम पार्लियामेंट को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, तो मंदिर में तो अच्छे लोगों को आना चाहिए। मंदिर में ऐसे लोगों को आना चाहिए जो मंदिर में ठीक से पूजा अर्चना कर सके।
संविधान की पे चर्चा होनी चाहिए वहाँ पे। अगर गुंडे, बदमाश, मावाली टाइप के लोग आ जाएंगे, क्रिमिनल्स आ जाएंगे जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो स्वाभाविक सी बात है वो अच्छा कानून नहीं बनाएंगे। और ये जो चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि ये मेरे हाथ में 1950 का बना हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है। ये कॉपी पेस्ट है अंग्रेज़ों का कानून। 1950 में हमारी पार्लियामेंट में कोई डिबेट करके इसको नहीं बनाया था। जो पहले का चल रहा था बस उसी में ईयर चेंज कर दिया, 1950 बना दिया और कंटिन्यू कर दिया। नतीजा ये है कि एक तरफ किसी डॉक्टर को, इंजीनियर को, प्रोफेसर को, कलेक्टर को, कप्तान को, जज को या किसी भी हवलदार को, थानेदार को 2 दिन की अगर सज़ा हो जाए तो आजीवन उसको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया जाता है। मात्र 2 दिन की सज़ा, 48 घंटे की सज़ा। वहीं दूसरी तरफ ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि अगर 2 साल तक की भी सज़ा हो जाए तो भी एमएलए, एमपी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। एक तरफ पब्लिक सर्वेंट के लिए 2 दिन पे आजीवन प्रतिबंध, दूसरी तरफ एमएलए, एमपी के लिए 2 साल तक कोई प्रतिबंध नहीं। 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी तब भी केवल चुनाव लड़ने पे मात्र 6 साल का प्रतिबंध। चुनाव लड़ने पे मात्र 6 साल का प्रतिबंध, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे वो भी प्रतिबंध नहीं। इसलिए मैंने ये पीआईएल फाइल किया। ये पीआईएल मेरी 2016 से पेंडिंग है। तो आपने जो भी 2016 में पीआईएल फाइल करी, तो इतना लंबा वक्त क्यों लगा? सरकार का इवेंचुअली सरकार ने क्या कहा? क्योंकि क्या है कि जब कोई इस तरह का मामला आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को बदलना है, तो उसमें सरकार ने तमाम बार, आप भी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि दिस इज द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेटर। जब लेजिस्लेचर का डोमेन है, यानी पार्लियामेंट सॉवरेन है, तो उसको राइट है कि वो बदलेगी। तो क्या है कि सरकार ने इसमें कुछ कहा आपसे कि फाइनली कि वो क्या करना चाहते हैं? सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है उसमें उन्होंने इस कानून को, 1950 में बने हुए कानून को डिफेंड किया है, जिसमें चुनाव लड़ने पे मात्र 6 साल का प्रतिबंध है, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पे वो भी प्रतिबंध नहीं है। सबसे पहले इलेक्शन रिफॉर्म के लिए बनी राजनारायण कमेटी, उसके बाद गोस्वामी कमेटी, उसके बाद एक के बाद एक कमेटी बनती सन 2000 में वेंकटचलैया कमीशन बना, जो भारत का नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जुडिशियल कमीशन माना गया है, जिसमें 4 तो सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। लॉ कमीशन की इस पर कई सारी रिपोर्ट है, इलेक्शन कमीशन की कई सारी रिपोर्ट है, लिंगदो कमेटी की कई सारी रिपोर्ट है। 1993 में जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें नेताओं का और क्या बोलते हैं अपराधियों का जो नेक्सस पकड़ा गया था, उसमें के बाद वोरा कमेटी बनी थी। वोरा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अपराधीकरण बढ़ रहा है, इस कानून को बदलिए और कुछ सिस्टम ऐसा चेंज करिए कि जिससे अपराधी राजनीति में ना आ पाए। दुर्भाग्य देखिए कि पहले जो अपराधी थे वो नेताओं की मदद किया करते थे, बूथ लूटने मदद किया करते थे, चुनाव जीतने मदद किया करते थे, शराब बंटवाने में मदद किया करते थे। बाद में अपराधियों को लगा कि अच्छा हम इनको मदद क्यों करें, हम खुद ही बन जाते हैं। उसके बाद अपराधियों ने खुद ही चुनाव लड़ना शुरू कर दिया और चूंकि वो दूसरों की मदद करके जिता रहे थे तो खुद ही जीतने लग गए। उनके पास, अपराधियों के पास धनबल होता है, अपराधियों के पास बाहुबल होता है, अपराधियों के पास चीज़ों को मैनेज करने की उनके पास पावर होती है। तो नतीजा ये हुआ कि अपराधी खुद ही राजनीति में आने लग गए। और आज की डेट में कई बार कई राज्यों में तो ऐसी सिचुएशन है कि जिन लोगों के खिलाफ हत्या के मामले में मतलब चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, बलात्कार के मामले में चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, ड्रग स्मगलिंग के मामले में चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, किडनैपिंग के मामले में चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी के मामले में चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, वो लोग भी माननीय बन के बैठे हुए हैं, वेतन ले रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, सिक्योरिटी ले रहे हैं। जिनको पुलिस 3 दिन पहले तक ढूंढ रही थी कहाँ गए, बाद में वो जीत के आ जाते हैं, माननीय बन जाते हैं। वही पुलिस उनके प्रोटेक्शन में काम करती है, उनको फॉलो करना शुरू कर देती है। ये सिचुएशन भारत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मेरा मानना है ये 1950 का कानून बदलना चाहिए, एक नई भारतीय चुनाव संहिता लागू होनी चाहिए। उपाध्याय साहब, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार के एफिडेविट की बारीकियां क्या? आपने बताया कि वो इसको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दिया कि आजीवन नहीं, सिर्फ 6 साल के लिए बार किया जाना चाहिए? देखिए, जो एफिडेविट आया है वो जलेबी की तरीके गोल गोल आया है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा उसमें एकेडमिक बहस हुई है, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, फिर सेपरेशन ऑफ पावर की बात हुई है। मतलब कुल मिला के सीधे आजीवन प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए, उसको भी कहने के बजाय ले दे के कुल मिला के इस कानून को डिफेंड किया गया, 1950 के कानून को। हम तो सीधे चाहते हैं, कहते नहीं सीधी भाषा में,
कि एक व्यक्ति अगर वो होम गार्ड है, वो चपरासी है, वो ड्राइवर है, वो कंडक्टर है, वो धोबी है, वो सरकारी आर्मी में नाई का काम करता है, अगर उसको 2 दिन की सजा हो जाए तो उसके नौकरी पे आजीवन प्रतिबंध लगता है, तो ये व्यवस्था एमएलए एमपी के लिए क्यों नहीं? चलो आप धोबी को, नाई को, होमगार्ड को नहीं तुलना करना चाहते तो आ जाओ पब्लिक सर्वेंट पे। एसडीएम भी पब्लिक सर्वेंट होता है, तहसीलदार भी पब्लिक सर्वेंट होता है, कलेक्टर भी पब्लिक सर्वेंट होता है, कप्तान भी पब्लिक सर्वेंट होता है, सेक्रेटरी भी पब्लिक सर्वेंट होता है, और एमएलए एमपी भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। अगर आप नहीं चाहते 4th क्लास के कर्मचारी को एमएलए एमपी के साथ तुलना करना, तो पब्लिक सर्वेंट पे तुलना कर लो। तो पब्लिक सर्वेंट के लिए तो एक पैमाना होना चाहिए ना। जितने भी आपके गजटेड ऑफिसर हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी जिसको पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, उनके लिए भी यही है कि अगर 2 दिन की सजा हो जाए तो चुनाव लड़ने पे, तो नौकरी पे आजीवन प्रतिबंध। तो फिर वो सांसद विधायक बनने पे क्यों नहीं होना चाहिए? पहली आप लोकसभा उठा के देखिए, कैसे कैसे लोग संसद में थे। राधा कृष्णन साहब थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, लोहिया जी थे, कैसे कैसे लोग हुआ करते थे। और आज की डेट में कैसे कैसे लोग सांसद में आ रहे हैं। कोई शराब का कारोबारी है, कोई कुछ और करता है, कुछ मतलब इस तरीके के लोग आ रहे हैं। लेकिन आप ये भी इसमें है कि मान लीजिए आज की पॉलिटिक्स में ऐसा हालत हो गया है कि क्रिमिनल केस किसी ऑपोजिशन के नेता के खिलाफ दायर कर दिया जाए और सरकारों में देखा गया है सबूत भी फैब्रिकेट होते हैं और मान लीजिए कन्विक्शन हो जाता है। अब जैसे राहुल गांधी के खिलाफ था, मार्च 2023 में वो डिस्क्वालीफाई हुए थे लोकसभा से। अब ऐसे केस में मान लीजिए रिलीफ नहीं मिलता, तो एक माइनर केस के कारण, जो कि एक डेफेमेशन का केस था, उसके चलते एक बड़ा नेता, पार्टी का जो अध्यक्ष हो सकता है, आगे कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकता है, वो ब्लॉस हो सकता है। तो एक तरह का एक इसके अंदर सेफ्टी गार्ड है, सेफ्टी वॉल्व है ये, कि मिसयूज को बहुत ज़्यादा एंडलेस रूप तक नहीं ले जाता है। नहीं, जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उसका प्रावधान ऑलरेडी इसमें है। इसमें है तो कि 2 साल तक की सजा होगी तब तो चुनाव लड़ने पे कोई रोक ही नहीं है। तो ये जो छोटे मोटे अपराध जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनमें सजा 2 साल से कम ही होती है। अगर कोई मान लीजिए चक्का जाम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने गए, जंतर मंतर पे कुछ करने गए, उसमें अगर कोई एफआईआर हो गया तो उसमें सजा 2 साल से कम ही होती है। जितने भी ये पॉलिटिकल, जिसको आप कह रहे हैं ना कि जो पॉलिटिकल कारणों से जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, चक्का जाम, धरना प्रदर्शन या लाठीचार्ज या रोड मार्च जो भी करते हैं, उनमें तो सजा 2 साल से कम होती। तो 2 साल से कम सजा होने पे तो वैसे भी इसमें कोई रोक नहीं है। 2 साल से ज़्यादा के मामले में जो 6 साल का प्रतिबंध है, हमारा उसका विरोध, हम उसका विरोध करते हैं। और वो भी केवल चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध है, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे नहीं। हम उसका विरोध करते हैं। क्यों? आप इसको समझिए। भारत को पूरा जो गवर्नेंस है वो व्यक्ति नहीं करता। भारत में जो पूरा का पूरा हमारा सिस्टम चलता है वो कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं चलाता। भारत पूरा का पूरा जो प्रशासनिक व्यवस्था उसको पॉलिटिकल पार्टी चलाती है। तो जब पॉलिटिकल पार्टी पूरा देश चला रही है तो फिर सजा याफ्ता व्यक्ति पार्टी का पदाधिकारी कैसे बन सकता है? सजा याफ्ता व्यक्ति पार्टी कैसे बना सकता है? सजा याफ्ता व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष कैसे बन सकता है? ये मेरा विरोध है। लेकिन आपको नहीं लगता कि मौजूदा समय में, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार क्लेम करती है कि हम पॉलिटिक्स की सफाई करने आए हैं, वी आर देयर टू क्लेंस द पॉलिटिक्स, ऐसे में उनका ऐसा रिस्पॉन्स कि 6 साल ही रहने दो, ये आपको थोड़ा अटपटा नहीं लगा? कि आपको नहीं लगा कि जो स्टेटेड पर्पस था इस पार्टी और सरकार का कि हम राजनीति में सफाई लाएंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाएंगे, उसके खिलाफ जाता है ये? कि आपको लगता है कि इनका भी एटीट्यूड वही है जो पिछली सरकारों का रहा? देखिए, प्रधानमंत्री जी का 2014 का मैंने भाषण सुना हुआ है, जिसमें उन्होंने खुद ही कहा है कि हम राजनीति की सफाई चाहते हैं और हम चाहते हैं लोकतंत्र के मंदिर में अच्छे लोग आएँ। अब ये जो कानून मंत्रालय का जो एफिडेविट आया है सुप्रीम कोर्ट में, जो मेरी पीआईएल का विरोध किया है, अब ये बाबुओं ने फाइल कर दिया या बाबुओं ने कानून मंत्री से पूछा, या बाबुओं ने कानून मंत्री से पूछा तो क्या कानून मंत्री ने पीएमओ में पूछा या प्रधानमंत्री से पूछा, ये तो मेरे को नहीं पता। कि इस सरकार में ऐसा नहीं हो सकता कि टॉप लेवल को ना पता हो कि कोई एफिडेविट किस जगह पे कैसा जा रहा है? क्या आपको लगता है कि ये एक सेंस ऑफ पॉलिटिकल वरी है हर पॉलिटिकल पार्टी में कि जहाँ तक बाकी चीज़ों पे होता है वहाँ एग्रीमेंट, वहाँ पे सरकारें रिफॉर्म लाना चाहती हैं, मगर जहाँ उनको अपने एग्जिस्टेंस पे खतरा आता है वहाँ सारी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स मिल जाते हैं और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऐसा मामला है जिस पे वो रिफॉर्म्स कोई नहीं चाहता, यानी इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ मनी इन पॉलिटिक्स। इलेक्शंस में पैसे का जो इस्तेमाल है
उस पर भी देखिए आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाती हैं। नहीं तो क्या रोकता है एक कानून बनाने में कि आप पार्लियामेंट में लॉ इनैक्ट कर दीजिए। मैं आपसे इस बात से सहमत हूँ और मैं उसका एक सैंपल आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल आपको देता हूँ। भारत नहीं, दुनिया का जो सबसे बड़ा जुडिशियल कमीशन बना था सन 2000 में अटल जी ने बनाया था, उसका नाम है वेंकटचलिया कमीशन। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वेंकटचलिया, वो रिटायर हुए, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। जस्टिस सरकारिया, जस्टिस जीवन रेड्डी, जस्टिस पुनैया उसमें मेंबर थे, यानी 4-4 जज। पूरी दुनिया में ऐसा कोई कमीशन नहीं बना जिसमें 4-4 सुप्रीम कोर्ट के जज हों। 2-2 अटॉर्नी जनरल, के पराशरन साहब, सोली सोराबजी उसके मेंबर थे। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप उसके मेंबर थे। अमेरिका में भारत के राजदूत आबिद हुसैन उसके मेंबर थे। स्टेट्समैन के संपादक CR ईरानी साहब उसके मेंबर थे। और PA संगमा साहब जो लोकसभा अध्यक्ष थे बाद में बने, वो उसके मेंबर थे। सुमित्रा जी उसकी मेंबर थी। इतना शानदार जुडिशियल कमीशन, 2 साल उसने मेहनत किया जुडिशियल कमीशन ने। सन 2002 में वो रिपोर्ट दिया उस समय तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली जी को। दुर्भाग्य देखिए, इतना शानदार, जिसपे करोड़ों रुपए खर्च किए हुए उस जुडिशियल कमीशन पे, एक फंक्शनिंग पे, आज तक उसकी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई पार्लियामेंट में। ये 2002 की रिपोर्ट 2025 तक बता रहा हूं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट बनाने में एवरेज 5 करोड़ रुपए खर्च होता है। लॉ कमीशन का ऑफिस खान मार्केट में है, उसका किराया करोड़ों रुपए आता है, पूरा वहाँ स्टाफ है, वहाँ के पूरे एम्प्लॉइज़ का वेतन भत्ता, अगर सब जोड़ लीजिए तो एवरेज एक रिपोर्ट बनाने में 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अब तक 280 रिपोर्ट बना चुका है, अलग अलग रिफॉर्म के ऊपर, जुडिशियल रिफॉर्म के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के ऊपर, इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर, बहुत सारे। दुर्भाग्यवश लॉ कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में कब टेबल हुई मुझे नहीं पता। मेरी हो सकता है टेबल हुई हो, लेकिन 280 रिपोर्ट में से कितनी रिपोर्टें टेबल हुई हैं मेरे को नहीं पता। हो सकता है कि भूलवश कोई हो गई, मुझे ध्यान नहीं दिया हो। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन बार बार चिट्ठी लिख रहा है कि अपराधीकरण बढ़ रहा है, अपराधी आ रहे हैं, अपराधी आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो भी टेबल नहीं हुई। वोहरा कमेटी की रिपोर्ट 1993 में जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद एक पकड़ा गया कि भाई दाऊद इब्राहिम और यहाँ के नेताओं का नेक्सस है। उसके बाद वो वोहरा कमेटी बनी थी। वोहरा कमेटी में CBI के डायरेक्टर थे, ED के डायरेक्टर थे, बड़ी अच्छी रिपोर्ट बनी। आज तक वोहरा कमेटी की रिपोर्ट कभी पार्लियामेंट में टेबल नहीं हुई। तो ये बिल्कुल आप सच कह रहे हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म पे कभी संसद में चर्चा नहीं हुई। कि इसी से कनेक्टेड दूसरी आपकी याचना है कि इस देश में देखा गया है कि जो लोग क्राइम से पॉलिटिक्स में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, उन लोगों के पास इसका एक तोड़ और है कि सिर्फ 6 साल के लिए ही बार होंगे। उसके अलावा एक तोड़ यह है कि क्राइम को, कभी ट्रायल को कन्विक्शन तक पहुंचने ही मत दो। और उसके क्लासिक केस हैं इस देश में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और तमाम नेता हैं जो कि 40-40 साल तक केस ही डिसाइड नहीं हुए। जब केस डिसाइड नहीं हुए तो आप सांसद, विधायक जो रहना चाहें उसमें रह सकते हैं। मैंने एक PIL फाइल किया, वो भी मैंने 2016 में PIL फाइल किया था, जिसका फैसला 17 में आ गया था। उसमें मैंने कहा था कि जब सांसद विधायक को हर जगह VIP व्यवस्था मिलती है, एयरपोर्ट पे VIP व्यवस्था, ट्रेन में VIP व्यवस्था, मंदिर के दर्शन में VIP व्यवस्था, तो कोर्ट में भी सांसद विधायक के लिए एक विशेष VIP व्यवस्था होनी चाहिए। और सांसद और विधायक को बार बार तारीख पे तारीख पे ना आना पड़े, इसलिए सांसद विधायक के लिए 1 साल के अंदर इनका फैसला डिसाइड हो जाना चाहिए। उस समय गोगोई साहब थे, कोर्ट नंबर 6 या 4 में बैठा करते थे। उन्होंने फैसला दिया कि पूरे देश भर में MLMP कोर्ट बनेगी। जैसे दिल्ली में जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वो मेरी PIL के बाद ही बनी है, ऐसे देश भर में MLMP कोर्ट बनी। उस मेरी PIL का नतीजा ये रहा कि 500 सांसदों और विधायकों को अब तक सजा हो चुकी है। जिन लोगों का मुकदमा आपने सही बताया, जिनका केस चलता ही नहीं था, आगे बढ़ता नहीं था, अफजाल अंसारी का केस आगे नहीं बढ़ रहा था, मुख्तार अंसारी का केस आगे नहीं चल रहा था, अतीक अहमद का केस आगे नहीं बढ़ता था, उनके भाई अशरफ अहमद का केस आगे नहीं बढ़ रहा था, आजम खां का केस आगे नहीं बढ़ रहा था, अब्दुल्ला आजम का केस, ऐसे देश भर में अलग अलग टाइप के लोगों के उनके केसेस 20-20 साल, 25-25 साल से पेंडिंग पड़े हुए थे। एक उसका फायदा ये हुआ कि अब थोड़ा सा खौफ है माफियाओं में चुनाव में एंट्री करने में। क्यों? उनके खिलाफ पता चला 20-25 केस चल रहे हैं। अब अगर वो सांसद विधायक नहीं बनेंगे तो उनका केस चलेगा 25 साल, 50 साल चलेगा। और गलती से अगर अच्छे माहौल में उनको टिकट मिल गया, अच्छी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट मिल गया और चुनाव जीत गए, तो उनका फिर मामला ट्रांसफर हो जाएगा MLMP कोर्ट में। MLMP कोर्ट में ट्रांसफर होगा तो स्वाभाविक सी बात है साल भर के अंदर डिसाइड होगा। मैं 2024 के चुनाव में भी कई लोगों को, क्या 4 लोगों को ऐसे जानता हूं, 2019 के चुनाव में 2 लोगों को ऐसे जानता हूं जिनको टिकट मिला और उन्होंने बोला जी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे।
बाद में पूछा क्यों, तो उन्होंने अपने वकील से चर्चा किया होगा। उन्होंने वकील ने बताया कि साहब ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है, एमएलए एमपी कोर्ट बन चुकी है, आपके खिलाफ 22 मुकदमे हैं और 22 में 4-5 में सज़ा हो जाएगी। तो आप अगर सांसद बन जाओगे तो नुकसान ये है कि साल भर के अंदर सांसदी भी जाएगी और साल भर के अंदर आपको सज़ा और हो जाएगी। इससे अच्छा रहे पॉलिटिकल पार्टी में बने रहो और बाहर से समाज सेवा करो, सांसद विधायक मत बनो। तो एक वो डेटरेंट का भी काम कर रहा है एमएलए एमपी कोर्ट है। लेकिन उपाध्याय जी, आपकी जो कोशिश थी फास्ट ट्रैक कोर्ट की, उसमें भी आपको सेटबैक हुआ, सभी राज्यों में ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हाँ, वो मैटर अभी हमने फिर से उसको उठाया है क्योंकि कुछ राज्यों ने उसमें धोखाधड़ी किया है। क्या धोखाधड़ी किया? धोखाधड़ी किया कि उन्होंने क्या किया कि हर जिले में स्पेशल कोर्ट बनाने की बजाय उन्होंने सेंट्रलाइज्ड एक कोर्ट बना दिया, और मतलब सुप्रीम कोर्ट के दिखाने के लिए हमने स्पेशल कोर्ट बना दिया। अब नतीजा ये हुआ कि जैसे उदाहरण आपको देता हूँ कि प्रयाग, मेरठ और मुजफ्फरनगर से 700 किलोमीटर दूर है। अब जब प्रयाग में स्पेशल कोर्ट बनी तो मेरठ मुजफ्फरनगर के गवाहों को जाना पड़ा प्रयाग। अब एमएलए एमपी के खिलाफ वैसे कोई गवाही देने से डरता है, और जिसको 700 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा वो तो बिल्कुल नहीं जाएगा गवाही देने। तो फिर नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोग गवाही देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। उनको लगा हम रात भर की जर्नी नहीं करेंगे, पर रात में उनको ट्रेन से नीचे फेंकवा दिया। तो फिर हमने फिर से डिमांड किया तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, अब स्पेशल कोर्ट वो जो एक रहेगी वो नहीं होगी, हर जिले में ही डिस्ट्रिक्ट जो एक अपना स्पेशल कोर्ट की तरीके काम करेंगे, एमएलए एमपी का मुकदमा सुन लेंगे, उसके बाद टाइम बचेगा तो दूसरा केस भी देखेंगे। यानी आप कहेंगे कि जब इस तरह की सेंट्रलाइज कोर्ट बन गई तो एक बार फिर से राज्य सरकारों और सिस्टम ने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं की मदद करी। हाँ, बिल्कुल बचाने का प्रयास किया। बिहार में ऐसा हुआ, तमिलनाडु में ऐसा हुआ, बंगाल में ऐसा हुआ, जहां उन्होंने क्या किया कि एक कोर्ट बना दिया। बस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कंप्लाई दिखाना है, ये कहना था जी हमने तो बना दिया, तो उन्होंने एक बना दिया। वो कहाँ बनाया? राजधानी में। अब राज्य इतने बड़े बड़े होते हैं कि राज्य का एक हिस्सा 600 किलोमीटर दूर है, राज्य का दूसरा हिस्सा 500 किलोमीटर दूर है। तो हो क्या रहा था कि पुलिस, एक तो पुलिस वाला जो आईओ होता है उसको बेचारे को रात भर जर्नी करके आनी पड़ती है, रात भर उसको ट्रेवल करना पड़ता है। यानी इन एपेक्स कोर्ट में सरकारें बड़ी ओपनली जाकर के, क्योंकि कोर्ट्स भी अच्छी अच्छी बातें करती हैं बहुत रिफॉर्म्स की, मगर वहां एफिडेविट जब उसके सामने आ रहा है कि नहीं साहब रहम कर दो नेताओं पे जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, 6 साल रहने दो, पूरी जिंदगी के लिए बार मत करो। नहीं, ये इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। जेल में सजा याफ्ता व्यक्ति जेल के अंदर रहते रहते वोट नहीं दे सकता, उसको वोटिंग का अधिकार नहीं होता, लेकिन इस कानून के अंतर्गत उसको चुनाव लड़ने का अधिकार होता है और प्रचार करने का अधिकार वोट ले सकता है। हाँ, तो आपने देखा होगा दिल्ली के चुनाव में भी कुछ लोगों को जेल के अंदर से इसलिए जमानत दे दी गई थी कि भैया उनको पर्चा दाखिल करना, उनको चुनाव लड़ना, जबकि राइट टू कंटेस्ट, चुनाव लड़ना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, फिर भी ऐसी काम चल रही है। आपने देखा होगा पंजाब से एक व्यक्ति जिसके खालिस्तान से भी तार जुड़े रहे, सब कुछ हुआ, वो भी जीत के आ गए। एक कश्मीर से व्यक्ति जिसके अलगाववादियों के कनेक्शन की बातें होती हैं, उन पर बहुत गंभीर मामला चल रहा है, ईडी वगैरह की जांच चल रही, वो भी जीत के आ गए। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका के अलावा समाज भी जिम्मेदार है। समाज को पॉलिटिकल पार्टियों ने ऐसी ऐसी अफीम खिला दिया है, किसी को फलानेवाद, किसी को फलानेवाद, किसी को गांधीवाद की अफीम दे दिया, किसी को अम्बेडकरवाद, ऐसे ऐसे बातें करते रहते हैं। वो उसी में अपना उसी में घूमते रहते हैं, कभी इस बात पर चिंतन नहीं करते कि हो क्या रहा है, आदमी पार्षद प्रधान लोग कैसे बन रहे हैं, कैसे कैसे लोग सांसद विधायक बन रहे हैं। तो साहब ये थे अश्विनी उपाध्याय, 8 साल मामला रगड़ रहा था कोर्ट में, सारी चीजें, सारी डिटेल उनको रट गई हैं, मगर खैर 8 साल के बाद हासिल कुछ नहीं हुआ है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।